रोहित कुमार, यस प्लीज, बैठिए। बैठिए। रोहित, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से बीटेक किया है रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज, रेवा एमपी। और बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं रोहतास जिले का निवासी हूँ। अच्छा, काराकट? सर काराकट मेरा थाना होगा। अच्छा, काराकट एक ये भी बना है, संसदीय क्षेत्र भी है? सर लोकसभा क्षेत्र भी, विधानसभा क्षेत्र भी। लोकसभा क्षेत्र भी और विधानसभा क्षेत्र भी। क्या चीज़ के लिए फेमस है ये काराकट? सर काराकट किसी चीज़ के लिए तो ऐसा फेमस नहीं है, छोटा जगह है बहुत, बस उसके नाम पे पड़ गया लोग। कौन है वहाँ से लोकसभा सांसद? लोकसभा सांसद है अरुण कुमार। अरुण कुमार। पहले शायद पहले सीपीआई से ही है सर, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, उस पार्टी के हैं और इस बार उन्होंने जीता है। इस बार वहाँ से जीते हैं सीपीआई से। यस सर। यह बताइए कि ईएसआई के लिए जो आवेदन किया है आपने, यस सर। कुछ जानते हैं इस पद के बारे में? यस सर। बताइए क्या जानते हैं इस पद के बारे में? सर जो ईएसआई है, इसको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। ये चेक पोस्ट पे इनकी ड्यूटी होती है और ये चेक करते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 का है, इसके थ्रू जो भी प्रावधान, जो भी पावर दिए गए हैं वो चेक करते हैं। जैसे ओवरलोडिंग है या नहीं है, गाड़ी का जो कागजात है जैसे पॉल्यूशन का, ये सब वगैरह चेक करते हैं। थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए हमें कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका ज्ञान है वो किस प्रकार से आपको इस तरह के प्रशासकीय पदों के लिए मदद करेगा। मुझे तो लगता है कि आप अपने जो स्टडी है उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। पढ़ाई आपकी किसी और क्षेत्र की है और आप करियर आप किसी और क्षेत्र के लिए जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि व्हीकल के बारे में ही पढ़ाया जाता है जैसे, और तो इसलिए जो भी मेरा नॉलेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, मैंने टेक्निकल नॉलेज जो भी ली है उसे ईएसआई में बहुत हेल्प मिलेगा हमें गाड़ियों की चीज़ों को समझने में और इस तरह से। अच्छा, हर काम का एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी होता है सर, और जमाना दिन पे दिन टेक्निकल होते जा रहा है, तो इस तरफ में अगर टेक्निकल होते जा रहा है तो हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। एक बात बताइए कि गाड़ियों को रोक कर उसके कागजात चेक करना, उससे बेहतर नहीं होगा कि जिस तरह से फास्ट टैग लगा हुआ है उसी तरह से उसमें कुछ ऐसी सेटिंग हो जो पता चल जाए कि आपके किस गाड़ी का कागज़ बना हुआ है या किस गाड़ी का कागज़ नहीं बना हुआ है। आप जैसे देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में जब वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला रहता है तो आपको प्रायर मैसेज इंटीमेशन, जैसे आपका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला रहता है तो प्रायर मैसेज इंटीमेशन कंपनियाँ या सरकारी तंत्र आपको भेजता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो कागज़ों की जाँच, आपने कहा कि सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि गाड़ियों की जो कागज़ की जांच है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए? सर बिल्कुल लगता है होना चाहिए, लेकिन सर इसमें अभी हमारा देश अभी डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और जो अमेरिका या फिर जो यूरोपियन नेशन है वो डेवलप कर चुके हैं और काफ़ी उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ भी काफ़ी है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, फिर भी प्रयासरत है। भारत सरकार ने बहुत सारे, जैसे कि अभी एम परिवहन ऐप है जिसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं, QR कोड स्कैन कराकर आरसी और डीएल वगैरह दिखा सकते हैं एक बार में। अब पुलिस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फास्टैग जैसे आ गया तो उस तरह में वो सरकार काम कर रही है। चलिए, ये बताइए कि ईएसआई के रूप में दो मुख्य रूप से कार्य होते हैं, एक गाड़ियों के कागजात चेक करना और दूसरा होता है फाइन वगैरह जो पेनल्टी अमाउंट है उसको रिकवर करना, है ना। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो गाड़ियों की फाइन वगैरह काटी जाती है उसकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बता सकते हैं कि उसका क्या क्या मॉनेटरी लिमिट है? जैसे सर मोटर व्हीकल अभी अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसके तहत जो पहले हेलमेट 100 रुपये थे जो हेलमेट नहीं पहनकर गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब वो फाइन बढ़ाकर 500 कर दी गई है। इसी तरह से जो ट्रैफिक लाइट जो वायलेशन करते हैं, रेड सिग्नल क्रॉस कर देते हैं, उनकी भी लिमिट बढ़ा दी गई। मतलब जो भी फाइन है वो सब कुछ इंक्रीज़ किया गया 5 से 10। ये बताइए कि फाइन वगैरह को जो इंक्रीज़ करने के पीछे
क्या कारण है? क्या पहले मान लीजिए 100 रुपये फाइन था, महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो सरकार फाइन पेनल्टी ये सब चीज़ के अमाउंट को बढ़ाने पर क्यों इतना ध्यान दे रही है? सर अगर किसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है तो अवेयरनेस तो ज़रूरी है, उसके बाद एक डिसइंसेंटिवाइज भी करना चाहिए उनको, जनता को या फिर जो व्हीकल चला रहे हैं उन्हें मॉनेटरी पनिशमेंट देना ये जरूरी मुझे है। बताइए ताकि कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या अंतर है? टैक्स रेवेन्यू कर से प्राप्त राजस्व और गैर कर राजस्व में क्या अंतर है? सर टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट द्वारा जो हम लोग टैक्स देते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो हम लोग जैसे सरकार वो करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, किसी अपना जैसे IOCL है उसका कुछ शेयर बेच दिया बॉन्ड मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, तो ये जो इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का कोई और अच्छा एग्जांपल दीजिए। इस तो रेवेन्यू नहीं है, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका जैसे ये कि सर ये पेनाल्टी वाला भी नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है, क्योंकि ये तो टैक्स डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो रेवेन्यू तो है ही नहीं, वो तो कैपिटल है। डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा प्राप्त होता है वो तो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि आपके एसेट और लायबिलिटी को प्रभावित करता है। आप अपनी संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं, निजी हाथों में प्रबंधन के लिए ही दे रहे हैं, तो ये रेवेन्यू इनकम थोड़ा है, ये तो कैपिटल इनकम है। ठीक है। आप मुझे नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में आप जो बता रहे थे कि फाइन जो काटते हैं वो भी। सॉरी सर वो थोड़ा वो हो गया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो टैक्स से नहीं आता, जैसे स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जैसे ये फाइन वगैरह है, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट अपना ध्यान टैक्स रेवेन्यू पे ज़्यादा केंद्रित करती है या नॉन टैक्स रेवेन्यू पर? टैक्स रेवेन्यू की सर। अच्छा, क्या बेसिक अंतर है टैक्स रेवेन्यू पर ध्यान केंद्रित करने से और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर ध्यान केंद्रित करने से? सर अगर टैक्स जैसे जितने भी डेवलपिंग नेशन है, जैसे OECD के जितने भी मेंबर हैं, इनके जो टैक्स से जो अमाउंट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। जो एक देश डेवलप्ड हो जाती है तो उनको ये देखा गया है कि जो टैक्स से जो रेवेन्यू आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन भारत सरकार अभी भी मतलब अभी टैक्स रेवेन्यू ऐसे तो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन अभी मैं यही चीज़ जानना चाह रहा था कि जो फाइन की लिमिट बढ़ाई गई है 100 रुपये से 500 रुपये 1000 रुपये तक कर दी गई है, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? जनता को पेनलाइज करना या फिर जनता से कानून का पालन करवाना या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ावा देना? क्योंकि टैक्स हम ज़्यादा बढ़ा सकते नहीं हैं। जो सरकार ज़्यादा टैक्स बढ़ाएगी तो चीज़ें महंगी होती चली जाती है टैक्स ज़्यादा बढ़ने से। नॉन टैक्स रेवेन्यू में तो जो वायलेट करेगा उसी को पे करना पड़ेगा, है ना? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के पीछे मूल कारण क्या है? सर मूल कारण ये है कि जनता से कानून पालन करवाना है, इससे रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन नहीं है अपना। चलिए ठीक है, दोनों भी उद्देश्य हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है, तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पढ़ते हैं टॉम और एक पढ़ते हैं मॉस। मॉस नाम सुना है आपने? मटेरियल साइंस। मॉस टॉम थ्योरी ऑफ मशीन है सर, और सोम है सर, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर MOS भी बोलते हैं कई लोग उसको। तो ये बताइए कि थ्योरी ऑफ मशीन जो है, मशीन कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है, मुख्य 4-5 सिद्धांत बताइए। मुख्य जो मैकेनिक्स में जो थ्योरी अप्लाई होती है वो 3 कोई सिद्धांत बताइए। सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल है ये। अच्छा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और साथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये लगता है हर जगह। ठीक है। और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को टायर चेंज करने के लिए जैक का इस्तेमाल करते हैं। बताइए कि जैक किस थ्योरी पर काम करता है? सर स्क्रू जैक देखा है ना आपने? यस सर, वो जैक गाड़ियों को उठाने के लिए। हाँ, तो किस थ्योरी पर काम करता है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये बताइए, एक स्प्रिंग आपने देखा है, स्प्रिंग कॉइल शेप जो होता है, उसका मशीनों में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है? सर स्प्रिंग का इस्तेमाल लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। जैसे जहाँ पे जर्क लगता है, सारे मोटर व्हीकल में चलने के कारण जो जर्क प्रोड्यूस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए स्प्रिंग का यूज होता है। मोटर व्हीकल में जर्क को, तो स्प्रिंग और शॉकर एक ही चीज़ है? सर दोनों का पर्पस शॉक एब्जॉर्ब करना ही है, लेकिन किन परिस्थितियों में यूज होती है ये सर मुझे ध्यान नहीं है। साइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग दिखाई देता है, साइकिल मोटरसाइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग तो होता ही है, कलम में भी आप देखेंगे तो स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग का फंक्शन क्या है?
सॉरी सर। चलिए ठीक है। रोहित, आप रोहतास से हैं। यस शेरशाह सूरी का मकबरा आपके डिस्ट्रिक्ट में है? यस सर, शेरशाह सूरी का मकबरा आप सासाराम। उसे घूमने गए हैं? यस क्या क्या देखा आप वहाँ पर? सर, शेरशाह सूरी का मकबरा है जो लगभग 108 मीटर के आसपास है, 108 फीट के आसपास है। और उसके चारों ओर एक तालाब है और तालाब के बीच में शेरशाह का मकबरा है जो कि बना है। वो सैंडस्टोन से बना है और काफ़ी खूबसूरत है। कहा जाता है शेरशाह का मुकाबला जो हुआ था वो मुगल से हुआ था। आप पढ़े हैं शेरशाह के बारे में? यस पढ़े हैं? Yes. मुगल से उनका मुकाबला हुआ था यस सर, हुमायूं से हुआ था। हुमायूं से। यस क्या बताइए कुछ, क्या क्या हुआ उनके साथ? सर, शेरशाह शुरुआत में तो सासाराम के जो जागीर है उनके बेटे थे। उसके बाद जो लोकल रूलर है वो उनके थ्रू युद्ध में लड़े। उसके बाद थोड़ा और वो आगे बढ़कर जो चौसा का लड़ाई हुआ था 1539 में, तो वहाँ चौसा का लड़ाई वही चौसा गंगा नदी के किनारे ही एक जगह है, वहाँ लड़ाई हुआ था। वहाँ हार गया था हुमायूं। उसके बाद फिर एक और कन्नौज में युद्ध हुआ था जो कि फाइनली शेरशाह बन गए थे बादशाह हिंदुस्तान के। जी, शेरशाह का जो डेथ हुआ है एक्सीडेंटल डेथ है, बम फटने से हो गया Yes. था। कहा जाता है कि उनका मृत्यु नहीं होता तो हो सकता था कि मुगल भारत में टिक नहीं पाते और शेरशाह का अपना एक साम्राज्य होता। यस क्या आपको क्या लग रहा है? सर, जैसे शेरशाह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, जो भी और टैक्स का लगाना, रोड का बनवाना, वेलफेयर, ये सब काफ़ी अच्छे थे, जो जिसका कंपेयर अकबर से किया जा सकता है। जिस तरह से अकबर ने रिफॉर्म लाए थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए थे, टैक्स सिस्टम जैसे कि दसाला बंदोबस्त, ये सब जितने भी टैक्स सिस्टम लाए थे, तो कंपेयर किया जा सकता है कि हाँ, ये अगर शेरशाह अगर कुछ दिन और ज़िंदा होते तो ये मुग़ल के बराबर होते। अच्छा रोहित, आप मान लीजिए कोई चेक पोस्ट पर है, ठीक, और आपके सुपरविजन में चेक वहाँ पर हो रहा है कार्ड से। आपके अंदर बहुत सारे आपके जो जूनियर कर्मचारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, और उसी समय क्या होता है कि आपके कोई रिलेशन के लोग आ जाते हैं जो कि आपका बहुत नज़दीकी लोग हैं, ठीक, आप उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपका जूनियर उनको रोकता है और उनके पास जो गाड़ी है उनमें कुछ डिफ़ॉल्ट है जिस पर फाइन लगाना बाय लॉ सही है, तो आप क्या करेंगे? सर, अगर बाई लॉ सही है तो मैं लॉ के साथ जाना चाहूँगा। फाइन आप लगा दीजिएगा। यस वो उनका रिलेशन के लोग है, बाद में बोलेगा या वो फाइन कर दिया। सर, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो नाराज़ हो जाए हमसे, लेकिन देखेंगे कि अगर ये ईमानदार है, अपने पद को निभा रहा है, अपने कार्य को निभा रहा है, तो बाद में ज़रूर मेरी सराहना करें। लेकिन ऐसा देखा गया है कई जगह हम देखें चेक पोस्ट पर भी उसका अपना लोग रहता है, या फिर देखते हैं कि फ़ोन करवाता है मेरा फलाना या DSP है, ये है, उसको छोड़ दिया जाता है। क्या आप भी ऐसा करेंगे? सर, अगर कोई ऐसा ऑफिसर करता है तो बिल्कुल गलत करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी को चेक पोस्ट पर चेक कर रहे हैं और उसका कोई भाई है जो DSP है, SP है, आपको SP फ़ोन किया कि देखो मेरा भाई है, इसको छोड़ दो, क्या कीजिएगा? आप एक PSI हैं, आपको SP फ़ोन कर रहा है। सर, अगर SP ऐसा तो नहीं करना चाहिए उन्हें, जैसा कि क्योंकि वो भी कानून से बंधे हुए और कानून से सर्वोपरि कुछ भी नहीं। ऐसा देखा गया, बहुत बार फ़ोन होता है, आपको फ़ोन आ जाता है, क्या कीजिएगा? SP साहब का बात मानिएगा या फिर क्या कीजिएगा? नहीं सर, फिर भी सर कानून नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल, आप हमें बताइए कुछ ऐसे एग्जांपल देकर जिससे हमको लगे कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। सर, जो भी हमें काम दिया जाता है या टीचर के द्वारा या फिर गार्जियन के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, मैं उसे बखूबी निभाता हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड की तरह उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपने हाल फिलहाल में ऐसा कोई कार्य किया जिससे हमें लगे, बताइए। यस सर, सर जैसे कि कुछ दिन पहले मेरा दरोगा का फिजिकल था, तो उस बीच में किन्हीं एक जो मतलब रिलेटिव हैं उनका हाथ टूट गया था। वो भी फिजिकल कर रहे थे, उनका हाथ टूट गया था। तो जब मतलब मेरे रिलेटिव से फ़ोन आया कि तुम चले जाओ देख लो, तो मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड गया उन्हें और हॉस्पिटल में पहुंचाया। मैं मानता हूँ। अच्छा, यदि आप चेक पोस्ट पे हैं
और किसी प्राइवेट गाड़ी को चेक कर रहे हैं, तो किन किन कागजातों को जांच करेंगे? सर प्राइवेट चेक सर सबसे पहले तो मैं जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करूँगा, तो जो किसके नाम पे आरसी चेक करूँगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद पॉल्यूशन के कागजात होते हैं उन्हें भी चेक करूँगा, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो लोडेड है अनलोडेड है और उसके संबंध में जो भी कागजात है उन्हें चेक करूँगा। और इंश्योरेंस भी चेक करेंगे? यस सर, इंश्योरेंस भी चेक करेंगे। एक परमिट शब्द होता है। यस सर। परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब परमिशन है कि क्या दायरा में वो गाड़ी चला सकता है, नहीं चला सकता है, क्या लिमिटेशन है उसको। ईएसआई का पद बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? सर ये परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। परिवहन विभाग में सचिव अभी कौन है? सर संजय अग्रवाल सर, श्री संजय अग्रवाल सचिव है। परिवहन विभाग का पद सोपान आप बताएंगे ऊपर से नीचे? यस सर। पद सोपान सर सबसे ऊपर तो मिनिस्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उनके थ्रू मिनिस्टर होते हैं। उसके नीचे स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है, उसके नीचे रीजनल लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसके नीचे डीटीओ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और उसके नीचे दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक टेक्निकल विंग और एक इन्फोर्समेंट विंग। तो इन्फोर्समेंट विंग में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, और टेक्निकल विंग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। बीच में एडीटीओ भी आते हैं, डीटीओ के नीचे? सर यह सर वो क्योंकि कार्य बहुत ज़्यादा होता है तो एडिशनल डीटीओ भी होते हैं, उस तरह ऊपर में भी स्टेट में भी एडिशनल एसटीसी होते हैं, ड्यूटी। आपने बताया कि ये आपका गृह जिला रोहतास है। यस सर। रोहतास जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? रोहतास जिला किस कमिश्नरी? सर पटना कमिश्नरी के अंदर आता है। पटना कमिश्नरी में 6 जिले हैं जिसमें एक जिला रोहतास भी है। बिहार में कुल कितने कमिश्नरी हैं? सर 9 डिवीजन है, नाम नहीं पता है सर। अच्छा, बिहार की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती है? सर 3 राज्यों को टच करते हैं सर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कोई ऐसा जिला का नाम बताइए जो किसी राज्य को भी टच करती है, बिहार के जिला, और देश को भी टच करती है। सर ऐसे ज़िले जैसे वेस्ट चंपारण हो गए और किशनगंज हो गए। वेस्ट चंपारण किन देश और किस राज्य को टच करती है? सर वेस्ट चंपारण उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल का बॉर्डर लगता है, और किशनगंज में भी दक्षिण में वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है, और नॉर्थ में नेपाल का बॉर्डर लगता है। अभी बिहार में कोई बहुत बड़ा मेला चल रहा है, कौन सा मेला है? सॉरी सर जानकारी नहीं। आज के कुछ न्यूज़ बताएं तो चर्चित है पेपर में। सर आज के न्यूज़, आज का मुख्य न्यूज़ था बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, एक न्यूज़ ये है।